हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान के दूसरे टॉपिक जीवधारियों का वर्गीकरण, तीसरा कोशिका विज्ञान और चौथे टॉपिक पोषण के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। सबसे पहले किसने जीव जगत को दो समूहों में बांटा था? तो याद रखेंगे अरस्तु ने ही सबसे पहले जीव जगत को दो वर्गों में बांटा। पहला वनस्पति समूह और दूसरा जंतु समूह। वहीं दूसरा पॉइंट है, लिनियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। इसमें इसने सभी जीवधारियों को पादप और जंतु जगत में वर्गीकृत किया था। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है। तो इसलिए यह प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे लिनियस को, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। आगे है, जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उसके सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं ह्यूगो डी ब्रीज। वहीं जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक है हर्टविग। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत के प्रवर्तक है कैरोलस लिनियस। वहीं आनुवांशिकता के नियम के प्रवर्तक हैं ग्रेगर मेंडल। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। वहीं डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम का प्रतिपादन लैमार्क ने किया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। वहीं वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस। और अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे थॉमस एल्वा एडिसन को। अब आगे है जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण अर्थात पंच जगत अवधारणा। तो पहला पॉइंट है, 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हिटकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत प्रणाली से लिया गया था। तो किसे लिया गया था? तो व्हिटकर के द्वारा प्रस्तुत पांच जगत प्रणाली से। व्हिटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित पांच भागों में अर्थात पांच किंगडम में वर्गीकृत बांटा है। पहला मोनेरा जगत, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया शामिल हैं। इस जगत में तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। वहीं दूसरा जगत में है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में शामिल है। किसमें? तो प्रोटिस्टा जगत में, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। तीसरा पॉइंट है कि कवक जगत। इस जगत में वे परपोषित तथा यूकैरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं, जिसमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है। इसमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे कि कवक जगत के अंतर्गत एल्बुगो और एगोरिकस आदि हैं। वहीं चौथा जगत है पादप जगत। इसके अंतर्गत शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव इसमें सम्मिलित है। किसमें? पादप जगत में। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग है। किस जगत के अंदर अंग है? तो याद रखेंगे पादप जगत के। इसमें दो प्रकार की जीवन पत्ती पाई जाती है। पहला
सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और दूसरा प्रकाश के अभाव में इतर पोषित प्रोटोजोआ साधारणतया इसी जगत में पाए जाते हैं। किस जगत में? तो पादप जगत में। वही पांचवा जगत है जंतु। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोगी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटाजुआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव, यहाँ स्तर नहीं स्तनधारी जीव होंगे, इसी जगत में के अंतर्गत आते हैं। कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई तथा आधारभूत इकाई है। वहीं दूसरा पॉइंट है कि जीवों के नामांकन की द्विनाम पद्धति के बारे में। तो द्विनाम पद्धति जीवों अर्थात जीव, जंतु एवं वनस्पति के नामांकन की पद्धति है। 1753 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने इसकी प्रतिपादन किया था। तो याद रखेंगे कि इसका प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखेंगे कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं जो क्रमशः प्रथम भाग जीव के वंश अर्थात जीनस कहलाते हैं और द्वितीय जाति स्पीसीज को द्योतक है। जैसे कि एलियम सेपा जो कि प्याज का नाम है, जहां एलियम वंश को और सेपा जाति को सूचित करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में द्विनामकरण पद्धति अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई थी। लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप लीन है, जिसका अर्थ होता है कि सबसे पहले लिनियस ने मानव जाति को होमोसेपियंस नाम से पुकारा था। अब आगे है कुल जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो जहां मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, वहीं बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, वहीं गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्राइटिकम एस्टिवम है। क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम है। और सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। वहीं मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिस है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम सेनेस फैमिलिरिस है। वहीं गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। धान का वैज्ञानिक नाम एरिजा एस्टिवा है और मटर का वैज्ञानिक नाम पीशम एस्टिवम है और चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम है। अब आगे है कोशिका विज्ञान। तो आइए पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब आगे है कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन है? तो याद रखेंगे कोशिका। कोशिका अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता? साइटोलॉजी। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इससे प्रश्न आएगा कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने। सजीवों में कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 में नॉल व रस्का ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता किसने लगाया? तो याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व श्वान ने प्रस्तुत किया था। वहीं आगे है सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत
रुडोल्फ विचो ने 1855 में दिया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है रुडोल्फ विचो ने एक मत कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया था। ओमिनेस सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिकाएं पूर्ण निर्मित कोशिकाओं से ही बनी होती है। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट। सजीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी साइज लगभग 170 गुना 155 mm होती है। सजीव की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु व पीपीएलओ अर्थात प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका अर्थात नर्व सेल है, जिसकी लगभग 1 मीटर लंबाई होती है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो अंडाणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो याद रखेंगे शुक्राणु। कौन? शुक्राणु। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि है। फ्लेमिंग ने क्रोमोटिक की खोज तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन का सिद्धांत दिया था। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने क्रोमोटिन की खोज तथा कोशिका का समसूत्र विभाजन का सिद्धांत दिया था। तो याद रखेंगे फ्लेमिंग ने। वही नेक्स्ट पॉइंट है वाटसन व क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्टारबर्गर ने 1884 में पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका के बारे में हमें बताया था। वहीं आगे है बाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। वहीं कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी काय की खोज की थी। रिचर्ड अल्टमान ने 1890 माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिसे अपने बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडा ने 1898 ईस्वी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डबे ने की थी। तो याद रखेंगे कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डबे ने। अब आगे है जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म। 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन अर्थात इसमें रंग नहीं होता है, पारभासी लसलसा और वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अब आगे है जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? तो कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। वहीं केंद्रक द्रव्य, यह केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? तो ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से। जहां ऑक्सीजन की प्रतिशतता 76%, कार्बन की प्रतिशतता 10.5%, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 10% और नाइट्रोजन की प्रतिशतता 2.5% होती है। अब आगे है जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः 81:19 होती है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। अब आगे है विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाएं यह उभय अवतल होती है। वहीं तंत्रिका कोशिकाएं यह लंबी, पतली और
शाखान्वित होती है। वहीं जीवाणु कोशिकाएं यह वक्रीक्षण के आकार की होती है। शैवाल कोशिकाएं यह अंडाकार एवं कशावयुक्त होती है। वहीं परागकण यह गोलाकार एवं कांटेदार होता है। अब आगे है विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी माप। यहाँ देख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा जीवाणु यह 0.1 म्यू के बराबर है। यह सबसे छोटी कोशिका होती है। वही सामान्य जीवाणु कोशिकाएं 0.2 से 10 म्यू तक होती है। अमीबा 250 से 750 म्यू तक। लाल रक्त कणिका यह 7 म्यू तक होता है। वहीं जिराफ की तंत्रिका कोशिका की अधिकतम ऊंचाई 2 मीटर। पादप कोशिका यह 10 से 100 म्यू के बीच और शुतुरमुर्ग का अंडा यह 15 गुना 13 सेंटीमीटर अर्थात 1.4 किलोग्राम तक का हो सकता है। अब आगे है एक कोशिकीय। इसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा सभी कार्य अर्थात यह सभी काम केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपादित करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु तथा कैलेमिडोमोनास आदि एक कोशिकीय के उदाहरण हैं। वहीं बहुकोशिकीय इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तथा सभी कार्य कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं केचुआ, मेढक, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि। अब आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक अर्ध विकसित व बिना केंद्रिक झिल्ली के होते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्म व नील हरित शैवाल आते हैं। इसमें कोशिकांग का अभाव होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब आगे है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जो सभी पौधे व जंतुओं में उपस्थित होती है। इसमें पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पादपों में सेलुलोज की व जंतुओं में लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। वहीं दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल। सेलुलोज की बनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में अर्थात पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है तथा यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो याद रखेंगे कोशिका भित्ति यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह अर्ध पारगम्य तथा यह कुछ पदार्थों को गमन करने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। आगे है कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जोहानसन पुरकिंजे ने 1839 में इस जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य नाम दिया था। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अब आगे है कोशिका के मुख्य भाग। इसका पहला पॉइंट है जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका भी भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य झिल्ली एक जैव झिल्ली है जो बाह्य वातावरण से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है। वहीं इसके एक प्रमुख कार्य है
तो अलग अलग प्रकार के अणुओं को अंदर आने एवं बाहर निकलने में यह क्या करता है, कंट्रोल अर्थात नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। वही नोट में इसमें बताया गया है कि कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रतिकृति 1972 में शिंगर व फिर निकोलसन ने प्रतिपादित किया, जिसे तरल क्रीमी प्रतिकृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। अब आगे है तारक-काय। तो आइए तारक-काय के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज बेंडेन व फिर नामकरण बोवेरी ने किया था। तारक-काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता। यह केवल शैवाल व फिर कवक में ही पाया जाता है। तारक-काय कोशिका विभाजन में सहायक या फिर कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु अर्थात स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। अब आगे है अंतर्द्रवी जालिका। इसका खोज पोर्टन ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जिन अंतर्द्रवी जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उन्हें खुरदरी या फिर रुक्ष अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। जिन अंतर्द्रवी जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम का अभाव होता है उन्हें चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। अब आगे है गोल्जी-काय। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण करना, लिपिड का निर्माण करना, वसा व लिपिड का संचय, कोशिकीय पदार्थों का स्रावण व शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करना होता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे सभी कोशिकाओं की मां भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि किसे सभी कोशिकाओं की मां कहा जाता है, तो याद रखेंगे गोल्जी-काय को। यह आरबीसी, जीवाणु, नीलहरित शैवाल व माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी-काय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम व पराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होती है। गोल्जी-काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। अब आगे है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसका मुख्य कार्य बाह्य कोशिका पदार्थ का पाचन, अंतः कोशिका पाचन, स्वनष्टीकरण व कोशिका विभाजन है। इसकी कोशिका की आत्मघाती शैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज ऑल्टमैन ने व नामकरण इसका सी बेंडा ने किया था। इसमें ऊर्जा का निर्माण व संचय एटीपी के रूप में होता है। इसके श्वसन का केंद्र कहते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। इसे कोशिका का शक्तिगृह भी अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अब आगे है लवक, जिसका खोज हेकल ने किया था। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। वहीं लवक है पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या फिर अंडाकार रचना वाले लवक होते हैं। इसमें तीन भेद होते हैं। पहला हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक और तीसरा वर्णी लवक। वहीं पहला है हरित लवक। हरित लवक नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की और एक तरल
पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे एस्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। वहीं दूसरा है अवर्गीय लवण। यह एक रंगहीन लवक है जो जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एमाइलोप्लास्ट, वहीं दूसरा है एलियोरोप्लास्ट और तीसरा है इलियोप्लास्ट। वहीं वर्गीय लवक के अंतर्गत यह पौधे के रंगीन भागों, पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक होते हैं। उदाहरण के तौर पर टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में विटामिन तथा गाजर में कैरोटीन आदि वर्णक के कारण इसका रंग निर्धारण होता है। वहीं नोट में याद देखिएगा कि वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला यह वर्णक कौन सा है? तो याद रखेंगे फाइकोसाइनिन। पहला पॉइंट है जीवाणु। नीलहरित शैवाल व कवक में लवक नहीं पाया जाता है। वहीं पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल व या फिर पर्णहरित के कारण से होता है। वहीं टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण से होता है। मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण व चुकंदर का विटामिन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। वहीं पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व जैंथोफिल के कारण होता है। वर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अब आगे है राइबोसोम। इसकी खोज पैलाडे ने की थी। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या फिर प्रोटीन का कारखाना या फिर कोशिका का इंजन भी कहते हैं। यह आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है जिसका निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला 70S और दूसरा 80S है। रिक्तिका या फिर रसधानी। रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। यह पादप कोशिकाओं में बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में ये जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये कठोरता प्रदान करती है। अब आगे है पादप एवं जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है? तो आइए जानते हैं। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित रहता है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होता है। पादप कोशिका इसका आकार आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। अब आगे है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जीवाणु व नीलहरित शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमोटिन पदार्थ कोशिका के मध्य में फैला रहता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि केंद्रक में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए व 5% डीएनए होते हैं। केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्रोटीन से बनता है, जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमेटिन, धागे, आरएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाए जाते, जिसका कार्य आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। क्रोमोटिन धागे डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं।
प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं तथा डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ व जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। वहीं डीएनए के कार्यात्मक खंड को भी क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का निर्देशक व नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। वहीं आगे है आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। डीएनए का एक्स रे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिकन्स व फिर फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है तथा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अब आगे है गुणसूत्र। क्रोमोटिन के वे धागे जो कोशिका विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागों के रूप में पाए जाते हैं गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं जो आनुवांशिक इकाई कहलाता है। तो याद रखेंगे गुणसूत्र डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे स्ट्रासबर्गर ने, जबकि नामकरण वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े होती है। वहीं नर और मादा में 22 जोड़े समान तथा एक जोड़ी मादा में XX तथा नर में XY होती है। वहीं आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आगे है आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव में व थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का मुख्य काम है अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं आरएनए और डीएनए में अंतर। तो डीएनए यह मुख्य केंद्रक में मिलता है तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलता है। वहीं आरएनए यह मुक्ता कोशिका द्रव में मिलता है तथा कुछ मात्रा केंद्रिका केंद्रक द्रव में भी पाया जाता है। वहीं डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। वहीं आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार इसमें पाए जाते हैं। वहीं डीएनए मुक्तः आनुवांशिक पदार्थ में है, आनुवांशिक पदार्थ है तथा अतः सभी सजीव कोशिकाओं की सूचनाओं को डीएनए अणुओं में समाहित करता है। वहीं आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। केवल कुछ पादप एवं जंतुओं, वायरसों में ही ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब आगे है इसमें डीएनए में क्षारकों की मात्रा आवश्यक रूप से समान होती है, जबकि आरएनए में क्षारकों की मात्रा असमान होती है। वहीं डीएनए अणु द्विरज्जुकी एवं कुंडलित होती है, जिसमें दोनों रज्जु विपरीत दिशा में सर्पिलाकार कुंडलन प्रदर्शित करते हैं, जबकि आरएनए अणु एक रज्जुकी होते हैं। यद्यपि कभी कभी ये स्वयं कुंडलित होकर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। अब आगे है कोशिका विभाजन। किसी एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है, अर्थात मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को
कोशिका चक्र अर्थात सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में देखा तथा 1920 ईस्वी में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया था। अब आगे है हॉवर्ड एवं ट्वेल्फ ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभक्त किया है। पहला है जीवन अवस्था, जो कि आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वह G2 अवस्था, इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। S अवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है, जबकि M अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। अब आगे है इंटरफेज अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। वहीं मिटोटिक फेज या फिर M फेज में केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। वहीं कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव का विभाजन होता है। वहीं आगे है कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या है तो आइए समझते हैं। यह विभाजन कम विकसित कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, नीलहित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजुआ में। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य। वहीं आगे है समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में 1879 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था तथा सन 1882 ईस्वी में मिटोसिस नाम दिया गया था। इस कोशिका विभाजन के 2 भाग हैं। पहला है कोशिका के केंद्रक का विभाजन और दूसरा है कोशिका द्रव का विभाजन। आगे है साइटोकाइनिन। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है तथा परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव 2 भागों में बढ़ जाता है और अंत में कोशिका का पूर्व विभाजन हो जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट है कि केंद्रक का विभाजन किसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में होता है। तो आइए समझते हैं इन चारों पॉइंट को। प्रोफेज, केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना, एस्पेंडिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमैटिन का दिखना इस अवस्था में दृष्टिगोचर होता है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े होते हैं। वहीं दूसरा है मेटाफेज। केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली इसमें लुप्त होती है। क्रोमैटिन का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना इसमें होता है। वहीं एनाफेज इसमें गुणसूत्र का सेंट्रोमियर 2 भागों में बढ़ जाता है। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक सेंट्रोमियर मिल जाते हैं तो यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। वहीं आगे है टेलोफेज। इस अवस्था में एक कोशिका अपने अधिकतर आकार में बढ़ती है, क्रोमैटिन को दुगना कर लेती है और अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर लेती है। इस अवस्था में ही सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा कोशिका द्रव का विभाजन शुरू होता है। अब आगे है इसके महत्व। इस विभाजन का महत्व घावों को भरने में, अंगों का पुनरुद्भवन करने में, यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। इस विभाजन द्वारा मातृ कोशिकाओं से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के ही समान होती है। इस प्रकार के विभाजन में आनुवांशिक अस्तित्व बना रहता है। जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है। अब आगे है अर्धसूत्री विभाजन। इसकी खोज सर्वप्रथम विजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन फॉर्मर तथा मुरे द्वारा 1902 ईस्वी
में इसका नामाकरण किया गया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, अर्थात सेक्स सेल में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तथा इस विभाजन में मातृ कोशिकाओं से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। एक पहला है माइटोसिस में और दूसरा है मियोसिस के रूप में। आगे है समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। तो आइए समझते हैं समसूत्री विभाजन। इसमें इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहीं समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका में होता है, जबकि यह जनन कोशिकाओं में होता है। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब आगे है पोषण। पोषण की परिभाषा। यह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसकी विभिन्न जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग करते हैं, वह पोषण कहलाता है। हमारे भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। यह नहीं इसका पता हमें पोषण से चलता है। पोषण 2 प्रकार के होता है, पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। वहीं गौण पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक और कॉपर और मैग्नीज है। वहीं पहला है राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यह लखनऊ में है। अब आगे है मानव शरीर की कैलोरी संबंधी अवस्थाएं। तो याद रखेंगे कि कठिन परिश्रम करने वाले को पुरुष को 3600 कैलोरी जबकि स्त्री को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी की और महिला को 2100 कैलोरी की अवस्था होती है। और तीसरा है 8 घंटा काम करने वाले पुरुष को 3000 कैलोरी और स्त्री को 2500 कैलोरी की अवस्था होती है। तो याद रखेंगे यहीं तक। बाकी पोषण पदार्थ के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।